बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सत श्री के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महवेश चौधरी। आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपके सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं बहुत ही अहम मौजू के साथ, जिस पर बात करना, जिसकी अहमियत को उजागर करना यकीनन नाज़रीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि वो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने मुआशरे के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ अहम खिदमात सर अंजाम दे ताकि वो तरक्की याफ्ता हो सके। और नाज़रीन आज का हमारा मौजू हम सब के लिए यकीनन बहुत ही ज़्यादा अहम है। नाज़रीन आज बात की जाएगी मईशत की तरक्की और बेहतरी के हवाले से, और इसके साथ साथ हमारी जो माशरती ज़िंदगी है उसके क्या असूल हैं, किस तरह से हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी। नाज़रीन जब हम मुआशी तरक्की की बात करते हैं, मईशत की बात करते हैं, तो यकीनन सबसे ज़्यादा जो अहम पहलू हमें दिखाई देता है किसी भी समाज की तरक्की के लिए, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए, उसकी सेहत और तालीम के हवाले से बात की जाती है। तो नाज़रीन आगे इसी तरह से मुआशरा जो है वो तरक्की की राह पर गामज़न होता है। लेकिन जब हम अपने आज दौरे हाज़िर की बात करें, दौरे हाज़िर के जो हालात व वाक़यात हैं उनको अगर मद्देनज़र रखते हैं, तो कौम का हर फ़र्द जो है, हर शहरी जो है, अपनी जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी है, जो बुनियादी सहूलियात उसको मैसर होनी चाहिए, वो भी उसको मैसर नहीं है। तो नाज़रीन आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अपनी मईशत को बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से ये जो मुआशी बहरान हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर हमें देखने में आता है, इसका ख़ात्मा जो है वो किस तरह से मुमकिन है। नाज़रीन जब हम मईशत की बात करते हैं, मुआशी तरक्की की बात करते हैं, तो यकीनन इससे जो छुटकारा है, ख़ासकर जो कर्ज़ों के नीचे हम लोग दबे हुए हैं, उससे निकलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ख़ुद को, अपने मुआशरे को तरक्की याफ्ता करना चाहते हैं, तरक्की की राह पर गामज़न होना चाहते हैं, एक कामयाब मुआशरा तश्कील पाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सब को अपनी ज़िम्मेदारियों को समझना होगा। क्योंकि नाज़रीन हमारा एक माइंड सेट बन चुका है कि मुल्क को चलाना, मुल्क को संवारना, मुल्क को कामयाब बनाना सिर्फ़ और सिर्फ हुक्मरानों की ज़िम्मेदारी है। जो काबीना में लोग हैं सिर्फ उनकी ज़िम्मेदारी नहीं, ये मुल्क हम सब का है। कौम के हर फर्द की ज़िम्मेदारी है कि वो मुल्क के लिए, जहाँ हम अपने लिए बेहतर सोचते हैं वहीं पे मुआशरे के लिए बेहतर सोचना है, वहीं पे मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए भी हमने हमारे जो अहम रोल हैं यकीनन नाज़रीन वो प्ले करने हैं। तब जाकर ही हमारा मुआशरा जो है वो कामयाबी की राह पर गामज़न होगा। तो किस तरह से अपने नौजवान नस्ल के अंदर, कौम के हर फर्द के अंदर शऊर बेदार किया जा सकता है, उनको अवेयर किया जा सकता है, आगाही फ्राहम की जा सकती है कि किस तरह से मईशत को बेहतर बनाया जा सकता है, मुआशी तरक्की में वो अपने अहम रोल किस तरह से प्ले कर सकते हैं। इस पर आज हम इन डिटेल बात करेंगे। तालीम और तरबियत के किस तरह से शऊर दिया जा सकता है, उस पर भी गुफ्तगू की जाएगी। आज के मौजू पे इन डिटेल बात करने के लिए मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उनका तारुफ करवाने से पहले वेदर की जानिब बढ़ते हैं कि आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 13 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करते हैं लाहौर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 15 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए कराची की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जी पेशावर का अहवाल आपको बताते चलिए, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 13 डिग्री सेंटीग्रेड। जी बात करते हैं क्वेटा की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 11 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में बात करते हैं मुजफ्फराबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड। जी नाज़रीन ये जानी आपने मौसम की सूरत हाल। नाज़रीन हमेशा हम बात करते हैं कि जिस तरह से हम इस बदलते मौसम को एंजॉय करते हैं, बदलते मौसम से हम लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, इसी तरह से नाज़रीन हमने अपनी ज़िंदगी का मौसम भी खुशगवार बनाना है। हमारी ज़िंदगी के मौसम में भी जो उतार चढ़ाव है, जो प्रॉब्लम हमें मुआशरे के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर जिन मसाइल का सामना है उनको डिस्कस करना है, उनके सोल्यूशंस की जानिब बढ़ना है, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर बना सके, बेहतरीन की जानिब लेकर जा सके और ज़िंदगी के मौसम से भी हम लुत्फ़अंदोज़ हो सके। अब बढ़ते
हमें अपने मेहमानों की जानिब उनका तारुफ करवाते हैं ताकि आज के मौजू पे गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाया जी, हमारे बेशतर प्रोग्राम में आप उनको देखते भी रहते हैं। अब्दुल वहाब साहब हमारे साथ हैं, जो आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं और सबका इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं UNA के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम खुश सलाम। आमदीद कहेंगे आपको। आपके बुलाने के बेहद इंतहा शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अब्दुल वहाब साहब। और जी हमारे अगले मेहमान आप माहिर तालीम हैं, उनको भी आप हमारे बेशतर प्रोग्राम्स में देखते रहते हैं जी, आबद इकबाल खारी साहब। अस्सलाम जी वालेकुम। शुक्रिया। खुश आमदीद कहेंगे आपको। जी खैरियत से आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी स्काइप पे हमें ज्वाइन किया है जी, आप माहिर मुआशियात हैं जी, ज़ियाउर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। वालेकुम अस्सलाम। जी आप मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। और नाज़रीन, आज के मौजू पे अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें, हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहें, लाइव कॉल के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपनी राय का इजहार करना चाहें, हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहें, लाइव कॉल के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। जी अब्दुल वहाब साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। मईशत को आप इस वक्त दौरे हाजिर से हम स्टार्ट करते हैं, कैसे देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया महवेश। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, आपकी पूरी टीम का, इस इतने अहम नुक्ते पे आपने मुझे मदऊ किया। देखिए, मईशत जो है किसी भी मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। जिस तरह एक इंसान अगर रीढ़ की हड्डी उसकी ठीक ना हो तो वो चल फिर नहीं सकता, माजूर हो जाता है। इसी तरह मईशत अगर सही नहीं चल रही है तो वो मुल्क माजूर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। बदकिस्मती से अगर हम पाकिस्तान का केस जब स्टडी करते हैं तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम एक ऐसा मुल्क हैं जिसमें बेपनाह इस्तेदाद है, हमें इमेंस पोटेंशियल है। हम एक टाइम होता था कि ज़री तौर पे ना सिर्फ खुद कफील मुल्क थे बल्कि दुनिया को बरामदात आगे भेजा करते थे। हम वो मुल्क थे कि जहाँ पे सनती तरक्की एक अच्छी भली रफ्तार से हुई। हम अपनी ज़रूरियात में किसी हद तक इस्तेफ़ादा करते थे उस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से, कुछ ना कुछ बाहर भिजवाते थे। अलगर्ज हमारी जो इकॉनमी थी एक काफ़ी अरसे तक निस्बतन स्टेबल थी। ऐसे लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये एक बड़ा सितम ज़रीफ़ी है हमारे मुल्क के साथ कि हमारे लगातार जो हुक्मरान आए उन्होंने जो रेलेवेंट शोबे थे उसमें तवज्जो नहीं दी। सही। यहाँ पे मैं ये बात बताना सबको, नाज़रीन को ज़रूरी समझूंगा कि हमने भारत के साथ जो हमारे पानी के मुआहदे थे उसमें बदकिस्मती से उन पोजीशंस में जो लोग आए वो मुल्क से बाहर हैं इस वक्त, लेकिन उन्होंने भारत के साथ पाकिस्तान के पानी के मामलात को भारत के फेवर में जाने दिया। यहाँ पे हमारे पास पानी की शदीद किल्लत हुई ऐसे। और एक ऐसा ज़री मुल्क जो ना सिर्फ अपनी ज़रूरियात पूरी करके बाहर बेचता था, वो इस वक्त 60 से 70% ज़री अजनास बाहर से दरामद कर रहा है। एग्जैक्टली जो बरामदात के वो दरामदात में तब्दील हो गया। आपकी बात को अब्दुल वहाब साहब आगे बढ़ाएंगे चूँकि ब्रेक की जाने बढ़ना है। ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सर्च में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजू जिस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि मईशत की तरक्की और बेहतरी और इसके साथ साथ हमारे माशरती ज़िंदगी गुजारने के कौन से असूल हैं, किनको मद्देनज़र रखना चाहिए, हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, क्या फ़राइज़ हैं जिनको हमने सर अंजाम देना है। और आज के मौजू पर नाज़रीन अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इज़हार करना चाहें, हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहें, लाइव कॉल के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। जी अब्दुल वहाब साहब, आपकी जाने बातें ब्रेक पर जाने से पहले आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, कंटिन्यू करिए प्लीज़। जी मैं हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे बेसिकली सबसे पहले नुक्ता मईशत की जो रीढ़ की हड्डी है वो ज़राअत है। ठीक है। चूँकि हमारा ज़रूरी बैकग्राउंड है रहा है तो इसलिए सबसे पहले हम ज़राअत से स्टार्ट लेके आगे चलते हैं। तो मैं आपसे जिक्र ये कर रहा था कि बेसिकली हमने जो अपने हिस्से का जो पानी था उससे कुछ अपने नाअहल और कहना चाहिए करप्ट लोगों की वजह से उस पानी से हाथ धो दिया। अब वजह यह है कि हम ज़हरी अजनास बाहर से दरामद कर रहे हैं। ऐसे ही शायद आम आदमी को इसका इल्म ना हो, लेकिन जिसने भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है उसको ये इल्म है कि अगर आप एक सुई भी बाहर के मुल्क से ख़रीदते हैं जिसको दरामद कहते हैं,
उस पे आपको बड़ा कीमती ज़र मुबादला देना पड़ता है, जो बुनियादी तौर पे जब जैसे आपके घर का बजट होता है, जब आपका साल का बजट एंड होता है तो वो एक सुई को ख़रीदने में भी जो आपने ज़र मुबादला दिया होता है वो आपके ऊपर एक छोटे से बम की तरह गिरता है। एग्जैक्टली। तो ज़राअत के तौर पे, चूँकि हम सेकेंड राउंड में आगे सनत पे आएंगे, ज़राअत पे मैं कहना चाहूँगा नंबर 2, हमें अपनी ज़राअत पे तवज्जो देनी है। ठीक है। हम पिछले 5 साल से एक शदीद किस्म की भेड़ चाल में हैं बिल्डिंग्स बनाने पर, घर बनाने पर। सही। हमने अपने जितने ज़री ज़मीन थी मोटरवेज के ऊपर, हाईवेज के ऊपर, देहातों में, हमें जुनून के हद तक उस पर हमने हाउसिंग सोसाइटीज़ बनानी है। सोसाइटी की जाने पर कि अब्दुल वहाब साहब आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे, मज़ीद भी आगे चल के इस पे बात की जाएगी। आबिद साहब, आपकी राय हम जानना चाहेंगे कि यकीनन हम मुआशरे को, मुल्क को खुशहाल बनाना चाहते हैं, मईशत को बेहतर करना चाहते हैं, तो हमारी क्या जिम्मेदारियाँ हैं? जी, इकबाल का एक शेर याद आ गया कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। एग्जैक्टली। तो मैं तो कोट करूँगा वो कहानी सी आपने भी सुनी होगी कि एक शख्स जो है वो भीख मांग रहा है, तो एक कोई दाना आदमी उसके पास आए, उन्होंने कहा ऐसा करो यार, तुम ना मुझे ये दोनों आँखें दे दो, मैं तुम्हें 50 लाख रुपए देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं जनाब, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, ये मैं नहीं दे सकता, आप मुझे मेरी मदद करें। सही। उन्होंने कहा अच्छा यार चलो ऐसे करो, मैं तुम्हें 50 लाख और देता हूँ, तुम ये गुर्दा भी दे दो मुझे। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये क्या बात कर रहे हैं आप, मुझे तो ज़रूरत है पैसों की, आप जो है वो मुझसे। उन्होंने कहा यार ऐसा करो, ये मैं तुम्हें 1 करोड़ देता हूँ, अपना दिल मुझे लगवा दो। तो वो सटपटा गया। तो उन्होंने फिर उसे कहा देखो यार बात ये है कि तुम अपनी वर्थ को पहचानो, अपने आप को पहचानो। तुम्हें ये पता नहीं है कि तुम्हारे पास क्या दौलत है। अब मैं सोचता हूँ ये इस कहानी का इतलाक जो है वो हमारे एक एक पाकिस्तानी पे भी होता है, और एज अ नेशन हमारी पूरी कौम पे भी, हमारी रियासत पे भी होता है कि पाकिस्तान अपना पोटेंशियल जो है वो यूटिलाइज नहीं करता और दुनिया भर में जो है वो कशकोल लिए फिरता है। यानी जो कौम एटम बम बना सकती है, जो मिसाइल बना सकती है, जो टैंक बना सकती है, जो तैयारे बना सकती है, तो फिर जैसे वहाब साहब बात कर रहे थे, तो हम तो अपने टमाटर जो हैं वो नहर में फेंकते हैं और जो है वो दूसरे मुल्कों से हम वो केचप खरीद रहे होते हैं। यानी अंदाज़ा करें कि वो जो 50-100 का हम बेचते हैं, वो उसके बदले में हम 1-1 हज़ार रुपये की केचप की बोतल जो है वो इंपोर्ट कर रहे होते हैं। इसी तरह आप मिर्चों को ले लें, वो जो चिल्ली सॉस है और जो इस तरह की चीज़ें हैं वो जो ब्रांडेड हैं, हम कहते हैं जी ये बड़ी कमाल की हैं। ओ भाई ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है। ऑर्गेनिक चीज़ें हमारे पास अपनी मौजूद है। आप अपनी इनोवेशन लाएं ना ज़रा, और आप अपने आप को पहचाने। इस पे भी इकबाल का एक शेर याद आ गया कि अपनी असलियत से हो आगाह ए गाफिल के तू कतरा है लेकिन मिसाले बहरे बेपाया भी है। वो कहता है यार तू कहने को कतरा है, 5 फुट का तू इंसान है, लेकिन तू ये देख तेरे अंदर समंदरों जितना पोटेंशियल है। अपनी पोटेंशियल को समझने की जरूरत है। जी रज़ा रहमान साहब, आपकी जानिब आते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले आपकी भी राय जानना चाहेंगे कि इस वक्त दौरे हाजिर के अंदर अगर हम बात करें तो मुल्क की मईशत को आप किस तरह से देख रहे हैं और हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या फ़राइज़ हैं जिनको हमें समझने की इस वक्त अशद ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महविश आपका बहुत शुक्रिया, सच न्यूज़ की पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। देखिए 3 ट्रांजेक्शंस हो चुकी हैं हमारी। पहले एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी के बाद इंडस्ट्रियल इकोनॉमी आई और अब हम नॉलेज इकोनॉमी की तरफ मूव कर रहे हैं जी। और इन तीनों इकोनॉमी में आप देखेंगे पाकिस्तान बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर सकता था और करता भी रहा। जैसे अभी अब्दुल वहाब साहब ने बताया कि ज़राअत पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा परसेंटेज है कि ज़राअत के जरिए पाकिस्तान अपना रेवेन्यू कमाता रहा, ज़राअत के जरिए अपनी तमाम चीज़ों को, अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करता रहा, तलब और रसद को मैनेज करता रहा। इसी तरह फिर इंडस्ट्रियल जब रेवोल्यूशन आया तो पाकिस्तान ने जो इंडस्ट्रीज लगाई, पाकिस्तान में जिस तरह से इंडस्ट्रीज लगी, पाकिस्तान ने बहुत तेजी से उसको ग्रो किया और उसके बाद फिर इंडस्ट्री का जो हाल हुआ, अपने हुकूमतों की कारकर्दगी देखी वो किस तरह से वो डैमेज होता रहा। अब आने वाला जो दौर है वो नॉलेज इकोनॉमी का दौर है और इस आने वाले दौर में नॉलेज इकोनॉमी के ऊपर हमें बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अपने रिसोर्स को बहुत ज्यादा नॉलेज से मुज़य्यन करने की जरूरत है, अपने बच्चों को बहुत ज्यादा नॉलेज से मुज़य्यन करने की जरूरत है और नॉलेज इकोनॉमी ही हमारी इकोनॉमी को बेहतर कर सकती है। आपने आजकल सुना है कि ई कॉमर्स का दौर आ गया है, बच्चे ई कॉमर्स की तरफ बहुत तेजी से जा रहे हैं, गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट कर रही है, बच्चों में स्किल्स डेवलपमेंट भी कराई जा रही है।
तो ये सब चीजें जो हैं ये हमारी इकोनॉमी को बेहतर करेंगी। बिल्कुल। इसमें एक और पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर मिस हो जाता है, कि हमारी इस इकोनॉमी के अंदर जो खवातीन है वो अपना पार्ट उस तरह से प्ले नहीं कर सकती जिस तरह से बाकी दुनिया के ममालिक में करते हैं। तो ये अब आने वाले दौर में मैं समझता हूँ कि खवातीन को ज्यादा मौके देने चाहिए, उनको ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए कि वो हमारी इस इकोनॉमी के अंदर अपना पार्ट प्ले करें। देखिए कि हम वो लोग हैं, हम मुसलमान वो लोग हैं जिनकी वालिदा मोहतरमा साहिबा जनाब बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा साहबा ने ये मिसाल कायम की कि खवातीन जो हैं वो कारोबार कर सकती हैं और उनसे बेहतरीन बिजनेस करने की कोई सलाहियत नहीं रखता। तो आप ये सोचें कि आगे हम आज इस दौर में 1400 साल के बाद भी अपने बच्चों को कारोबार करने से कतराते हैं। मैं यहाँ पे लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों को जब वो अपनी बच्चियों को तालीम देते हैं तो तालीम के साथ साथ उनको उनके जहेज में बिजनेस लेके भेजें, उनके माइंड को बिजनेस माइंड बना के भेजें। तो जब हम अपने बच्चियों के जहन को बिजनेस माइंडेड बनाएंगे तो हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, हमारी इकोनॉमी जो है ग्रो करेगी, बल्कि बूस्ट करेगी इंशाल्लाह। एग्जैक्टली हमें कौम के हर फर्द को, अपने बच्चों को, अपनी यूथ को बावर करवाने की ज़रूरत है। उनकी तरबियत इस तरह से की जाए, बिजनेस माइंड उनके बनाए जाए ताकि वो मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है उसको बेहतर बनाने में अपने अहम रोल जो है वो प्ले कर सके। मजीद भी अपने मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त ज़्यादा ब्रेक का देखते रहें सच सवेरा। नाज़रीन सच में दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि मईशत की तरक्की, उसकी बेहतरी के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारी माशरी जो माशरती ज़िंदगी है उसको बसर करने के लिए कौन से अवामल हैं, कौन से असूल हैं जिनको हमें अपनाने की ज़रूरत है। अब्दुल वहाब साहब आपकी जानिब आते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले रज़ा साहब ने एक बात की तरफ इशारा किया कि अपने बच्चों को, अपने नौजवान नस्ल को एक जो है बिजनेसमैन की तालीम, एजुकेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नो डाउट किसी भी मुल्क की तरक्की का इंसार जो है वो उसकी तालीम पे होता है। तो मुआशी तरक्की को बेहतर बनाने के लिए, उसके जो बहरान हमारे जो मईशत का हमें दिखाई दे उसके ख़ात्मे के लिए यकीनन तालीम अपना बहुत अहम रोल प्ले करती है। क्या कहते हैं जी? मैं आपकी बात से और डॉक्टर साहब को आपने ऑनलाइन दिया, उनकी बात से मुकम्मल तौर पे एग्री करूँगा। देखिए चीज़ ये है कि जो चीज़ इस्लाम सपोर्ट करता हो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तिजारत करो। एग्जैक्टली उन्होंने ये नहीं कहा नौकरी करो, उन्होंने कहा कि कुछ और सर्विस प्रोवाइड करो, उन्होंने कहा तिजारत करो। बिल्कुल ऐसे। तो इससे पता लगता है कि जब दीन इस्लाम उस पर जोर देते हैं तो कोई ना कोई इसके पीछे लॉजिक होगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। अब चीज़ ये है कि हमें अपने बच्चों को बुनियादी तौर पे यही ट्रेनिंग देनी चाहिए कि वो कारोबार की तरफ आएँ, लेकिन ऐसा ना हो कि कारोबार के लिए अपनी तालीम को अधूरा छोड़ दें। ऐसे ही बिल्कुल। तालीम मुकम्मल हासिल करें और कोशिश करें कि उस तालीम में कुछ ऐसे मज़ामीन रखें जो उनको बिज़नेस की तरफ रग़बत दिलाएं। बिल्कुल। उसमें उनकी जो स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव करें। एग्जैक्टली। तो बेसिकली होना ये चाहिए कि हम अपने तालीमी इदारों में बच्चों को निसाब में ये चीज़ पढ़ाएं। ऐसे। लेकिन सिर्फ पढ़ाने से काम नहीं चलेगा। देखिए चीज़ ये है, अभी गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। 5 साल के लिए बैरून मुल्क पाकिस्तानी जितने यहाँ पे इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाएंगे 5 साल के लिए वो टैक्स फ्री होंगे। बिल्कुल ऐसे। तो इसी मौके को इस्तेमाल करते हुए, चूंकि हमारा माजी जो है इन एक्शन का है, हम सोते रहे हैं, अपने वक्त बर्बाद किया है, ऐसे ही है। तो एटलीस्ट अब जाग जाएं। हमें चाइना की तर्ज पे अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी को आगे बढ़ाना होगा। अब अगर मैं आपको फिगर्स दूं तो आपको हैरानगी होगी कि जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे, देखें हम कहते हैं बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। जो फ़कीर होते हैं उनके पास चुनने का हक नहीं होता, उनको आप जो दे दें वो लेना उनकी मजबूरी है। बिल्कुल। अब हमारी पाकिस्तान की इस वक्त जो बरामदात हैं, जो एक्सपोर्ट्स हैं, वो मुश्किल से 50 अरब डॉलर्स पहुंचती हैं साल की। इसके मुकाबले में चाइना की जो बरामदात हैं, जो एक्सपोर्ट्स हैं, वो 4,500 अरब डॉलर्स हैं। सही। आज से 30 साल पहले का चाइना उठा के देख लें और आज का चाइना उठा के देख लें। बिल्कुल। आज से 40 साल पहले का पाकिस्तान उठा के देखें तो इस पाकिस्तान से बहुत बेहतर था। ऐसे ही है। लेकिन सॉरी टू से
एक बड़ी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी है, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव, उन्होंने आके तमाम सनतों को कौमिया लिया, नेशनलाइज कर दिया। जितना इंसेंटिव था, जितना हमारे पास कहना चाहिए कि लोगों में काम का, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए फैक्ट्रीज में जज्बा था, हमने उसको किल कर दिया। किल करके हमने उनको बिल्कुल ऐसा बना दिया कि जैसे हम कहें कि नाकारा कर दिया। सही है। अब उसके बाद से हमारी इंडस्ट्री कभी उठ नहीं सकी। वजह यह है कि इस दौर में 2022 में हम खड़े हुए हैं और हम हैरान और परेशान हैं कि हमारी साल की टोटल 50 मुश्किल से बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स हैं। इसके मुकाबले में हमारी एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स जो हैं, दरामदात, वो कई ज़्यादा गुना है। तो हमारा अंदर जो फसाद है, मुल्क के अंदर फसाद यही है कि हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत थोड़ी हैं, हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, हमारा जितना फॉरेन एक्सचेंज है उसमें ख़त्म हो जाता है। हम कशकोल लेके IMF के दर पे खड़े हुए होते हैं और हमें फकीरों की तरह से घूम फिर के हमारी वही कंडीशंस, वही सूरत हाल है। कारोबार की तरफ हम जब तक नहीं आएंगे, हम इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे, अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाएंगे, उस वक्त तक हमारा कुछ नहीं बनने वाला। एग्जैक्टली, हम तरक्की की तरफ नहीं जा सकते। आबिद साहब, हमने माजी में बेशुमार गलतियाँ की और आज भी वही गलतियाँ रिपीट कर रहे हैं। कहते हैं कि माजी से इंसान को सीख कर कामयाबी की तरफ जाना चाहिए, लेकिन हम घूम फिर के वही बातें, वही सिचुएशंस, वही कंडीशंस रिपीट किए जा रहे हैं और हम उसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे आज से अगर हम 70 साल पहले की बात करें तो वहीं पे थे। जी, वाहिद साहब की बात सुन के मुझे याद आ गया, मैं खुद मैनेजमेंट साइंसेस, बिजनेस मैनेजमेंट का स्टूडेंट रहा हूँ। सही। तो जब हम यूनिवर्सिटी में थे उस वक्त सुना कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्टडीज़ के एक जो प्रोफेसर थे वो ये कहा करते थे कि जिस दिन मेरे किसी बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट ने नौकरी की वो मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। तो मैं सोचा करता था कि देखें, हम जो यहूदी हैं ना, उन्होंने क्या असूल पकड़े हैं और इसकी वजह से वो सारी दुनिया की मईशत जो है वो उनके हाथों में है और वो छाए हुए हैं ऐसे। और मैं ये सोचता था कि ये असूल उन्होंने कहाँ से लिए? ये असूल उन्होंने लिया है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से पाक से, जिसका ज़िक्र वाहिद साहब कर रहे थे। और उसका एग्जैक्टली मफहूम ये है कि तुम तिजारत को लाजम पकड़ो, इसमें तुम्हारी रोज़ी के 9 हिस्से हैं। सही। मैं कहा करता हूँ कि ये देखें, जो शख्स अमीर होना चाहता है तो वो ये जान ले कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर होने का फार्मूला बताया कि अगर तुमने पैसा कमाना है, अगर तुम्हारा ये ऑब्जेक्टिव है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा दौलत कमाऊं, तो फिर तुम तिजारत को लाज़िम करो। सही। तो ये एक माइंडसेट है, इसको डेवलप करने की ज़रूरत है। और वो हदीस भी हमें मिलती है कि एक शख्स आया, अपनी माली मदद चाहता था जी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारे घर में क्या? उसने कहा जी ये 2-4 चीज़ें हैं। बहुत गरीब था, फाका कश था। तो आपने कहा वो ले आओ। वो ले आया तो उनको बेच के जो है ना वो एक उसको कुल्हाड़ी खरीद के दी कि जाओ। और वो जब अगली दफ़ा आया तो वो आसूदा हाल था। सही। और यही वो चाइनीज़ प्रोवर्ब है जो हम कोट करते हैं कि मछली ना दो, कांटा दो और कांटे से मछली पकड़ना सिखाओ। एग्जैक्टली। ये अगर हमने कर दी अपने नौजवानों की तरबियत, अपनी कौम की तरबियत, तो फिर जो है ना वो इस भूखमरी से हम निकल सकते हैं। बिल्कुल। आज जो हमें मुआशी बहरान जिसका सामना है, जो मुआशरे के अंदर जो ज़वाल, जो बिगाड़ हमें दिखाई दे रही है, यकीनन नाज़रीन उसका खात्मा ज़रूरी है, लेकिन उसमें हम सब की जिम्मेदारी है जिसको समझने की और बर वक्त अदा करने की ज़रूरत है। मज़ीद भी अपने मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा। वक्त तो जब का ब्रेक का एक हमारे साथ रहेगा। बैक नाज़रीन, सर्च में दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजू जिस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि मईशत की तरक्की और बेहतरी और इसके साथ साथ माशरती ज़िंदगी के असूल क्या हैं, किस तरह से हमने ज़िंदगी को जो है वो स्पेंड करना है, हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, कौन से अवामिल हैं जिनको मद्देनज़र रखने की हमें ज़रूरत है। आज के मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जी। अब्दुल वहाब साहब हमारे साथ हैं जी, आबिद इकबाल साहब हमारे साथ हैं और स्काइप पे रज़ा उर रहमान साहब हमारे साथ हैं। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया
आपने हमें ज्वाइन किया हुआ है। नाज़रीन, अगर आज के मौजू पे आप भी हमें ज्वाइन करना चाहें, लाइव कॉल किसी ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। जी रज़ा साहब, आपकी जाने बातें हैं, यकीनन हमें अपने ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजारने के लिए, खुशहाल तरीके से बसर करने के लिए, तमाम बुनियादी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है, जो हमारे जो एक खुशहाल ज़िंदगी बसर करने के लिए जिन सहूलियात की ज़रूरत है, उनका होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वक्त आप किस तरह से देख रहे हैं जो हमारी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी है, जो हम आसानी से ज़िंदगी को बसर कर सकते हैं, क्या वो पूरी हो रही हैं? क्या वो एक जो माशरती खुशहाली है वो देखने में आ रही है या फिर नहीं? देखिए, जो इस वक्त करंटली पाकिस्तान का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वर्ल्ड वाइड जो है 154 पे रैंक करता है। ठीक है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आपकी एजुकेशन है, हेल्थ है और आपका लिविंग स्टैंडर्ड होता है। बिल्कुल। और ये आप अगर पोस्टर करें तो हमें ये लगता है कि हमारे यहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, खास करके जहाँ जिस एरिया में पॉवर्टी है, गुर्बत है, उसका तो बहुत ही पुअर है। ऐसे ही ये तकरीबन 66 मिलियन पीपल हमारे यहाँ पे ऐसे हैं, 66 मिलियन लोग ऐसे वो रोजाना जिनकी आमदन 300 रुपए है और उनके घर में 5 से 6 अफराद रहते हैं। तो अब आप यहाँ पे सोचें कि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड 300 रुपए में कैसे मीट करेगा, हम कैसे अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड दे सकते हैं। हमें तो मैं भी गौर करना चाहिए कि हमारा अगर ये लिविंग स्टैंडर्ड है कि हमारे बंदे एक इंसान की अर्निंग 300 रुपए है, तो उसकी वजूहात क्या हैं, किन लोगों की वजह से वो आज का शिकार है। तो उसमें सबसे पहले जब हम देखते हैं तो हमारी लीडरशिप हमारे सामने आती है। ये वो लीडरशिप है जिसने 70 सालों में हमारे लोगों को ना पैसे कमाने का तरीका सिखाया, ना पैसे कमाने के लिए दी, ना उनको अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए कुछ किया। और अगर इसकी बैकबोन को देखा जाए तो वो एजुकेशन है, वो लिटरेसी है। जब आपके पास तालीम नहीं होगी, आप अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड में नहीं जा सकेंगे, आप अच्छा नहीं कमा सकेंगे, आप अच्छा समझ नहीं सकेंगे, आप नई चीजों को अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो अगर आप अपने मुल्क के एजुकेशन स्टैंडर्ड को देखते हैं या एजुकेशन सिस्टम को देखते हैं तो आपको वो लगता है कि ये सारा क्रैमिंग बेस्ड है। जो बच्चा हमारे यहाँ से मास्टर्स कर लेता है वो अनएम्प्लॉयड होता है, उसको जॉब मिलना उसके लिए मुश्किल है। यहाँ पे अगर आप हमारे अपने सिस्टम को देखें तो इसमें जो क्रैमिंग बेस्ड सिस्टम स्टार्ट करने के बाद जो बच्चे बाहर निकलते हैं, उस सिस्टम में से बाहर निकलते हैं, जब उनकी कैपेबिलिटी को जज किया जाता है तो उनकी कैपेबिलिटी जो है वो इतनी अनरियलिस्टिक होती है कि उनको इंडस्ट्रीज लेने से इनकार कर देती हैं, उनको कोई भी अच्छे अदारे लेने से इनकार कर देते हैं कि उनके पास ये कैपेबिलिटीज ही नहीं है, क्वालिटीज ही नहीं है, तो वो कैसे कहीं पे काम करेंगे। तो हमें अपने साथ में अगर लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना है तो हमें अपने सारे सिस्टम को रिवाइव करना है और ऐसी लीडरशिप लेके आनी है जो इन सारे मामला को समझती हो। यहाँ पे एक बात दोबारा तवज्जो से दिलाना चाहता हूँ कि देखें, जो लीडरशिप या ना किसी भी मुल्क की लीडरशिप है उसमें वो एक्सपर्ट्स शामिल किए जाते हैं जो जिस रेलिवेंट फील्ड में वो काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे। जैसे फर्ज करें एजुकेशन है तो एजुकेशन में एजुकेशनिस्ट को शामिल किया जाता है मिनिस्ट्रीज के अंदर ताकि वो बेहतरीन प्रोग्रेस दे सकें। इसी तरह इकोनॉमी है तो उसमें इकोनॉमिस्ट को शामिल किया जाता है और वही वज़रा भी जो होते हैं वो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं। अगर आप सिंगापुर की मिसाल लें, मलेशिया की मिसाल लें और बहुत सारी कंट्रीज की मिसाल लें तो आपको ये मिसालें वहां पे वाज़ेह तौर पे नजर आएंगी कि वहां पे एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक्सपर्ट्स काम नहीं कर रहे, यहाँ पे चॉइसेस काम कर रही हैं। जो हमारी मर्जी का बंदा है, जो वज़ीर आज़म साहब को पसंद है वो मिनिस्टर लगा दिया गया है, जो वज़ीर आला साहब को पसंद है वो लगा दिया गया है। तो ये जो मेरिट की आप कह लीजिए इनजस्टिस है, इसकी वजह से हमारे मुल्क की बहुत सारी प्रॉब्लम जो है उसका कोई सलूशन सामने नहीं आ पाता। एग्जैक्टली। अब्दुल वहाब साहब, जिस मुल्क के अंदर जस्टिस नहीं होगा, अपने मफादात के लिए अपनी मर्जी के मनपसंद लोग हायर किए जाएंगे अदारों के अंदर, जो उन अदारों से रेलेवेंट जो लोग हैं वो नहीं होंगे, तो किस तरह से वो मुआशरा खुशहाली की जानिब गामज़न होगा? सवाल ही पैदा नहीं होता कि एक माशरा जिसमें क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन आप ऐसे बंदे को लगा लें जिसने क्रिकेट ना सिर्फ खेली नहीं देखी नहीं है, ऐसे ही। तो क्रिकेट में क्या बेहतरी लेकर आएगा। बिल्कुल। पीआईए का चेयरमैन आप एक ऐसे आदमी को लगा दें जिसका एविएशन इंडस्ट्री से किसी भी तरह का ताल्लुक नहीं है, सिर्फ आप कोई हुक्मरान है, उसका चचा ताया मामा इस टाइप की या भांजा भतीजा कोई है। तो इशू यही है कि हमारी जो तबाही बर्बादी की कहानी है बड़ी तवील है और बड़ी गमगीन है। इसी वजह से गमगीन है कि हमने अहल अफराद को, अहल लोगों को जॉब्स में नहीं लगाया। अब देखें, सिर्फ कोटा सिस्टम को आप उठा के देख लें, ये इस दौर में 2022 में पाकिस्तान के एक सूबे में कोटा सिस्टम चल रहा है जो बेसिकली मेरिट की
सरासर तौहीन है। एग्जैक्टली। अच्छा, हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। हम पहले बात कर रहे थे कि बेसिकली कैसे हम अपनी मईशत को बेहतर बनाएं। ठीक है, अब्दुल वहाब साहब आपकी बात की जाने बातें चूँकि ब्रेक की जाने बढ़ना, उसके बाद हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, सैसरा में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि मईशत की तरक्की और बेहतरी के लिए किन असूलों को अपनाने की ज़रूरत है, मुआशरती तरक्की के लिए कौन से अवामिल हैं जिनको मद्देनज़र रखा जाए। जी अब्दुल वहाब साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। चूँकि सोल्यूशंस की जानिब हम बढ़ रहे हैं, नो डाउट के बेशुमार प्रॉब्लम्स हैं, बेशुमार मसाइल हैं जिनका हमें सामना है, तो सॉल्यूशंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि कहते हैं ना आहिस्ता आहिस्ता करके हम उन प्रॉब्लम्स का सामना करते हुए उनसे छुटकारा हासिल कर सकें। जी देखिए महविश, अब हमारे पास डू और डाई वाली सिचुएशन है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, हमारे दरामदात और बरामदात में बहुत बड़ा गैप है जिसको हमें ब्रिज करना है और हमें ये कर्ज़ों की दलदल से बाहर आना है। ऐसे ज़रात का नोहा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमारे सामने इस वक्त जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन, सनती जो तरक्की है वो हमने तेज़ी से करनी है। मैं अपने अरबाब इक़्तिदार से ही कहता हूँ कि चाइना बहुत बड़ी ब्लेसिंग के तौर पे हमारी बैक पर बैठा है। ठीक है, हम उसी मॉडल को अपनाएं और स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है उसको रिवाज दें। अपने पाकिस्तान के हर घर को हम एक छोटी छोटी सी प्रोडक्ट बनाने पर लगाएं, एक पूरा प्लान बनाएं, एक आइटम्स बनाएं, 50 आइटम्स हमने एक्सपोर्ट करने हैं और एक एक शहर को एक एक टास्क देते हैं कि आपने जो है यहाँ पे ये फलां कप्स बनाने हैं, ठीक है, आपने फलां सॉसेस बनानी है, ठीक है, आपने फलां आइटम बनाने, फलां आइटम बनाना बिल्कुल ऐसे हम उनको इंसेंटिव्स दें। एग्जैक्टली। हमने अभी तक अपनी बेसिकली जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स है उसको एक्टिवेट नहीं किया, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इस वक्त हमारी जो बाहर बैठी हुई ह्यूमन रिसोर्स है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। उनके अरबों जो डॉलर्स हैं जो हर महीने आते हैं वो हमारी मईशत का एक बहुत बड़ी बैकबोन है। हमें उनका बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए कि उनकी वजह से हमारा बेसिकली मुल्क चल रहा है। ऐसे तो हमें सनतों को अपनी बढ़ाना पड़ेगा और बहुत तेज़ी से बढ़ाना पड़ेगा। यकीनन कारोबार एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लेकिन कारोबार अगेन चूँकि हम मुल्क की सतह पे मुल्क के अंदर करेंगे उसकी एक लिमिटेशन है ऐसे, क्योंकि उस कारोबार के लिए फिर बायर्स, खरीदार भी होने चाहिए। हमारी जो इकोनॉमी है इतनी अभी बड़ी इकोनॉमी नहीं है कि हम उस लेवल पे अपने खाने पीने के अलावा कारोबार को आगे लेके जा सकें। ठीक है, तो लिहाजा हमें डे वन से, इसमें आपको मैं छोटी सी मिसाल दूंगा, हुकूमत को आगे आना पड़ेगा, इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज़ हमें देनी पड़ेंगी। ठीक है, हुकूमत ने बहुत अच्छे अभी लास्टली स्टेप्स लिए हैं जिसमें 5 साल का उन्होंने टैक्स रिबेट दिया है। मैं आपको एक मिसाल देता चलूँ, रुवांडा जैसी ईस्ट अफ्रीकन कंट्री जिसमें 1990 में जीनोसाइड हुआ, 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, सिर्फ सन 12, 13, 14 साल के बाद 2003-4 की बात है, एक पाकिस्तानी जो यहाँ से बेसिकली कारोबार करने रुवांडा गया था, सही, उसने देखा कि यहाँ पे माचिस की कोई फैक्ट्री नहीं है पूरे रुवांडा में और बेतहाशा दरख्त हैं, ओके, बहुत आराम से लकड़ी मिल सकती है। बिल्कुल ऐसे। एक दिन मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज में रुवांडा की वो एप्लीकेशन लेके पहुंच गया, ठीक है, कि जी मुझे माचिस की फैक्ट्री लगाने की इजाजत दी जाए। सही, उन्होंने गौर से देखा ये बंदा कौन है, कहाँ से आया है और ये बात क्या कर रहा है। हाँ, उन्होंने कहा कि आप हमें 3 दिन का टाइम दें, 3 दिन के बाद आए। ठीक है, 3 दिन में उन्होंने इतनी फुर्ती से अपना होमवर्क किया कि यार ये तो हमारे लिए VIP बंदा है, जो हमें वो इंडस्ट्री देना चाह रहा है जो हम दुनिया के आखिर से इंपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे आप बिलीव करें वो जो 3 महीने का प्रोसीजर था उसको फैक्ट्री लगाकर देने का, वो उन्होंने 1 महीने में मुकम्मल करके उसकी फैक्ट्री को स्टैब्लिश करवा दिया और इस वक्त वो रुवांडा का बहुत बड़ा माचिस का प्रोड्यूसर है। जबरदस्त। तो कहने का मकसद ये है कि हमें, हमारे हुक्मरानों को अब समझना होगा कि हम इस स्टेज पे आ गए हैं कि अब इन्हें
लोगों को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे। हमें प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत जी। इस मुल्क में सनअती इनकलाब लाना है। बिल्कुल ऐसे। अदरवाइज जैसे हमने पहले बात की कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, फकीर जो होते हैं उनके पास ऑप्शन कोई नहीं बचता, नहीं होता। बिल्कुल। लिहाजा हम उस स्टेज पर आ गए हैं कि पूरी दुनिया हमें धमका रही है, धमका इसलिए रही है हम कर्जों के बोझ तले दबे हुए हैं, जबकि हमारा आम आदमी फारिग बैठा हुआ है। बिल्कुल ऐसे। हमें आम आदमी को उस फरागत से उठा के एक्शन में लगाना है। बिल्कुल। उसको मैं तो यहाँ तक कहूँगा हमने लोगों से गन पॉइंट पे काम करवाना है। अब वक्त ऐसे ही आ गया कि हम ज़बरदस्ती उनसे काम करवाएं। जी अब सब आपकी जानिब आते हैं। यकीनन इंसानी वसाइल हमारे पास मौजूद हैं जिनकी बिना पे हम तरक्की कर सकते हैं। ख़ुद के बारे में सोचना यकीनन हर इंसान का बुनियादी हक है कि वो अपनी फ़िक्र करे, अपने बारे में सोचे, लेकिन खुद गर्ज हो जाना या सिर्फ अपने मफादात की खातिर जो है वो काम करना, तो यकीनन वो इंसान खुद गर्जी में फिर खुद अपनी हद तक ही रह जाता है। ख़ुद गर्जी की बात कर रही हैं तो इस पे एक बड़ा खूबसूरत वाक़या अंग्रेज़ी अदब से पढ़ने को मिला कि एक इलाके में किसी किसान के खेत थे और वो मशहूर था कि वो बहुत आला क्वालिटी की मकई पैदा करता है। हाँ। तो वो इतनी उसकी धूम मची कि एक सहाफ़ी उसके पास पहुँचे, तो उन्होंने कहा कि यार क्या राज है तुम्हारी कामयाबी का? तुम्हारी मकई को तो अब अवार्ड याफ्ता मकई कहा जाता है और हर साल। आपके इस एग्जाम्पल को हम आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक की जाने बढ़ना नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, सर्च में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था कि मईशत की किस तरह उसको तरक्की याफ्ता बनाया जाए, किस तरह बेहतरी लाई जाए और कौन से ऐसे माशरती इक़दामात हैं जिनको समझने की और अडॉप्ट करने की हमें ज़रूरत है। अब सब आपकी जाने बात हूँ, आखिरी सेगमेंट है, टाइम भी शॉर्ट है। ब्रेक पर जाने से पहले आपसे सवाल किया था कि खुद गर्जी का खात्मा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसी में अपना मैसेज भी इंक्लूड कर दीजिएगा प्लीज़। जी, अंग्रेज़ी अदब में वाक़या है कि एक इलाके में एक किसान के मकई के खेत थे और उसको हर साल जो मुकाबले होते थे किसानों के, उसमें फ़र्स्ट इनाम उसका आता था, उसको अवार्ड दिया जाता था, हत्ता कि लोगों ने उसकी मकई का नाम अवार्ड याफ्ता मकई रख दिया। तो एक सहाफ़ी पहुँचे और उन्होंने जाके उससे पूछा कि यार आपकी कामयाबी का राज क्या है? तो उसने कहा मेरी कामयाबी का राज ये है कि मैंने आला क्वालिटी के बीज हमेशा अपने पड़ोसी किसानों को भी दिए। क्या बात है, ज़बरदस्त। फिर उसने कहा कि होता दरअसल ये है कि जब फसल पर फूल आते हैं तो हवा और परिंदे जरदाने उठाकर इर्द गिर्द घूमते फिरते हैं। तो अगर जो है वो मेरे पड़ोसियों की घटिया मयार की मकई होगी तो उसका असर मेरी मकई पर भी पड़ेगा। और अगर जो है मैं आला क्वालिटी की मकई उगाना चाहता हूँ तो फिर मुझे चाहिए कि मैं अपने पड़ोसियों को भी आला क्वालिटी के बीज दूँ। तो इसमें मैसेज ये है, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं ख़ास तौर पे जो अरब ममालिक में हैं या वेस्ट में हैं कि जी पाकिस्तानी हमेशा जो है वो उनका कोई आपस में बहुत अच्छा इत्तेहाद, अखुवत, भाईचारा नहीं होता, एक दूसरे से जेलस हो जाते हैं, एक दूसरे की टांगें खींचते हैं, लेग पुलिंग करते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए द मोर यू गिव द मोर यू टेक। आप लेने का राज देने में है, आप देना शुरू कर दें आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और अंग्रेजी की इस कोट के साथ ख़त्म करूंगा, उसने कहा The day you stop making excuses, the day you take charge of your life, that is the day you start towards the top. जिस दिन आपने बहाने छोड़ दिए, जिस दिन आपने अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी कबूल कर ली, वो दिन है जिस दिन आपका टॉप की तरफ सफर शुरू हो जाएगा। आपकी कामयाबी की तरफ सफर शुरू हो जाएगा। रज़ा रहमान साहब, आपकी जानिब आते हैं, हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे, किन सुनहरी असूलों को मद्देनजर रखते हुए हम मईशत में बेहतरी जो है वो ला सकते हैं? देखिए, इसमें जो सबसे आसान टारगेट है हमारे पास या जिसमें हम सबसे आसानी से अपने बच्चों के लिए और रोजगार के मौके पैदा कर सकें और पाकिस्तान के लिए रेवेन्यू डेवलप कर सकें, वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस है। इस पे पहले भी बात हुई। और बिजनेस के लिए गवर्नमेंट को हालात साजगार करने पड़ेंगे, बिजनेस कम्युनिटी के लिए आसानियां पैदा करनी पड़ेंगी
और इसी तरह जो एजुकेशन सेक्टर जी। है उसमें बिजनेस को बढ़ाना बहुत जरूरी है। आप ये यकीनन। बात देखिए कि हम जो अपना हर साल मैट्रिक में जो बच्चा मैट्रिकुलेशन के एग्जाम्स देता है वो तकरीबन 3.5 मिलियन बच्चा होता है, और अगर इसमें एफएससी के बच्चे ऐड करें तो ये 4.5 मिलियन बच्चा हर साल मैट्रिक और एफएससी के एग्जाम्स देता है। बिल्कुल ऐसे। इसमें से तकरीबन 30 से 40% बच्चे हैं जो जी। कॉलेजेस में और अपनी तालीम को जारी रखने में कामयाब हो जाते हैं। ठीक है। बाकी 60% बच्चे हैं जो अपनी एजुकेशन को वहीं पे स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। या उनके पास फाइनेंसिस की कमी है, या ठीक वो है। स्ट्रीट बॉय बन जाते हैं, वो किसी जगह पे छोटा मोटा काम शुरू कर देते हैं। ये जो 60% बच्चे हैं, जिसे 2.5 मिलियन भी कहा जा सकता है, ये एक तरह से हमारा ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट हो जाता है। ऐसे बिल्कुल और जब ऐसे। ये इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स हम जाया कर देंगे तो आप फिर कैसे उम्मीद करेंगे कि बिल्कुल, हर फिर किस तरह हमारा से जो हम मुल्क है वो अपने तरक्की मुल्क करे, को हमारे तरक्की की पास तरफ लेके ज़्यादा जा आए, सकते हैं। लेकिन हमारे बहुत पास शुक्रिया रज़ा रहमान साहब, आए। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया जी। वहाब साहब 10 सेकंड का आपका मैसेज, टाइम बिल्कुल बिल्कुल सही। शॉर्ट है। मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हमें आने वाले दिनों में, अगले 5 सालों में यंग बिजनेसमैन, यंग एक्सपोर्टर्स और यंग इंडस्ट्रियलिस्ट लेकर आने हैं, बिल्कुल। ताकि हम अपने मुल्क की तकदीर बदलें बिल्कुल, और बिल्कुल। तरक्की याफ्ता अक़वाम में खड़े हों। यकीनन, बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का, आपने हमें वक्त दिया। बहुत यकीनन नाज़रीन, जहाँ मैशत को बेहतर करने की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास इंसानी वसाइल मौजूद हैं, सिर्फ़ और सिर्फ उनको यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझने की ज़रूरत है और बर वक्त उनको अदा करने की ज़रूरत है। तो मुल्क, हमारी ज़िंदगी के साथ साथ हमारा मुआशरा, हमारा मुल्क जो है यकीनन तरक्की की राह पर गामज़न हो सकता है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।